उत्तराखंड मेरी मातृभूमि दिदों भोगो प्याले युमा मशाल तो जलाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। मेरा नाम जानी मेरा मैं दिल्ली से आई हूँ। अधिकार मूल निवास पाने के लिए ये लड़ाई इसलिए ये रैली हमने इसलिए की है ताकि हमारा अधिकार हमें मिल सके। मूल निवास हम क्यों स्थायी निवास में रहे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। बात करेंगे छोटे से पहाड़ी राज्य की, जहां भू कानून और मूल निवास को लेकर जंग छिड़ी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि भू कानून और मूल निवास को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। तो क्या अन्य हिमालयी राज्यों की तरह उत्तराखंड को एक सख्त भू कानून मिल पाएगा? अगर ऐसा हुआ भी तो क्या उसे सख्ती से लागू किया जाएगा? क्योंकि उत्तराखंड वो राज्य है जिसे बने हुए 24 साल होने को हैं, लेकिन राजधानी का मुद्दा विवादास्पद है। जहां आज तक मूल निवास को परिभाषित ही नहीं किया गया है, जहां का भू कानून सरकारों के बदलने के साथ बदल जाता है, जहां शोर शराबे के साथ नई नई योजनाएं, नए नए कानून तो लाए जाते हैं, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते। इसीलिए आज सरकार सवालों के घेरे में है। आखिर उत्तराखंडी अपने आप को असुरक्षित और ठगा हुआ सा महसूस क्यों कर रहा है? पहाड़ की संस्कृति, अस्मिता और पहचान को बचाने के लिए क्यों प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहे हैं? क्यों उत्तराखंडी अपनी जमीन बेच रहा है? क्या मौजूदा दौर के कानूनों में संशोधन कर देने मात्र से एक मजबूत भू कानून बनाया जा सकता है? कैसा होना चाहिए नया भू कानून? आखिर गैर उत्तराखंडी के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर आपत्ति क्यों? ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हिमालयी राज्यों के लिए एक अलग भू कानून की जरूरत क्यों? पहाड़ी राज्यों की भौगोलिक संरचना मैदानी राज्यों से बिल्कुल भिन्न होती है। इसीलिए सभी हिमालयी राज्यों में जमीन को लेकर अपने अलग नियम हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक सभी हिमालयी राज्यों ने अपनी जमीनें सुरक्षित की हैं। उत्तराखंड ही एकमात्र हिमालयी राज्य है जहां कोई भी आकर जमीन खरीद सकता है। दुर्भाग्य कि राज्य बनने के 24 साल तक सरकार के पास जमीन संबंधी सही आंकड़े तक उपलब्ध नहीं है। अनुमानित आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बन रही हैं। राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य की कृषि भूमि का उपयोग हुआ है। तराई में खेती की जमीन पर उद्योग आए, शहरीकरण हुआ तो पहाड़ों में जिला मुख्यालय, शैक्षणिक संस्थान सब कृषि की भूमि पर बने। टिहरी की समृद्ध कृषि भूमि झील का हिस्सा हो गई। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की 16,000 एकड़ जमीन का बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिष्ठानों को दे दिया गया। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं व अन्य कारणों से पहाड़ की भौगोलिक संरचना में काफी बदलाव आया है। कृषि भूमि 14% से घटकर 4% रह गई है। बात यहीं पर थम जाती तो भी बेहतर होता, लेकिन इन 24 सालों में हर सरकार ने जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 को अपने अपने तरीके से तोड़ा मरोड़ा। हद तो तब हुई जब 2018 में त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने इस एक्ट में संशोधन कर दो नई उपधाराएं 143 क और 154(2) जोड़ दी, जिसके तहत पहाड़ों में अधिकतम निर्धारित भूमि खरीदने की सीमा 12.5 एकड़ को खत्म कर दिया गया। साथ ही कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में बदलने की प्रक्रिया को आसान कर दिया। नतीजा, दूसरे राज्यों के लोग बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने लगे। पूरी की पूरी पहाड़ियां बिकने लगी, गांव तक का सौदा होने लगा।
सरकार उद्योगों का हवाला देते हुए जमीन खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को आसान बनाती रही, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में आज तक उद्योग नहीं लगे। अलकनंदा घाटी, मंदाकिनी घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ के क्षेत्र में व्यावसायिक फायदे वाली सारी जमीनें बिक चुकी हैं। नैनीताल जनपद लगभग पूरा बिक चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर उत्तराखंडी अपनी जमीन बेच क्यों रहा है? क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, उसे अपनी बेटी की शादी करनी है। ऐसे में उसे अपनी भूमि बेचने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता। इस तरह से मूल निवासी भूमिहीन होकर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दूसरी ओर गैर उत्तराखंडी एक ही परिवार में अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर जमीन खरीदकर प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है, तो वहीं पूंजीपतियों के द्वारा पर्यटन, उद्यम, शिक्षा और ग्रामीण विकास के नाम पर खरीदी गई जमीन को उस प्रयोजन के लिए उपयोग में ना लाकर लैंड बैंक बनाया जा रहा है। फिर प्लॉटिंग कर उस जमीन को मनमाने दामों पर बेचा जा रहा है। तब सवाल उठता है कि क्या शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना बाहरी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करने की हिमाकत कर सकता है? यही वजह है कि अब पहाड़ की संस्कृति, परंपरा, अस्मिता और पहचान को बचाने के लिए उत्तराखंड में एक मजबूत भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर नए सिरे से आंदोलन शुरू हो गए हैं। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वीकार किया कि 2018 में उन्हीं की पार्टी की सरकार के द्वारा कानून में जो बदलाव किए गए थे उसके सकारात्मक परिणाम नहीं आए, और तब 2022 में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून समिति का गठन किया गया। समिति ने उसी वर्ष सितंबर में 23 सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि खेती और उद्योगों के लिए जमीन खरीदने की परमिशन का दुरुपयोग किया गया है। समिति ने राज्य में जमीन खरीदने के मानकों को कड़ा करने, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को भूमिहीन होने से बचाने, निवेश के नाम पर ली जाने वाली भूमि में लगने वाले उद्योगों में राज्य के 70% लोगों को रोजगार देने, प्रदेश में 12.5 एकड़ से अधिक भूमि के आवंटन पर रोक लगाने जैसे कई अन्य सुझाव दिए। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इसे तत्काल लागू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार का कहना था कि सरकार भू कानून में संशोधन के मामले में जल्दी नहीं करना चाहती। यह कहकर 2023 में एक 5 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति की जांच जारी है। समिति के अध्यक्ष राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा भू कानून को लेकर पूरे देश के लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं। समझना होगा कि भू कानून सिर्फ जमीन की खरीद फरोख्त का कानून नहीं है। जमीन खरीद फरोख्त की सीमा को घटा या बढ़ा देना काफी नहीं होगा, और ना ही उत्तराखंड का भू कानून हिमाचल की तरह हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में उत्तराखंड की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बाकी अन्य हिमालयी राज्यों से काफी भिन्न है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कृषि भूमि बंजर होती जा रही है, भूथा गांवों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जाहिर है कि उत्तराखंड का भू कानून उत्तराखंड की मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप ही बनना चाहिए। सबसे पहले मौजूदा जमीन के आंकड़े तैयार किया जाना जरूरी है। आज भी पहाड़ में कृषि ही आजीविका का मुख्य स्रोत है। कृषि भूमि के रकबे को बढ़ाने के प्रावधान लाए जाने चाहिए। लंबे समय से बंजर पड़ी भूमि के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। बाहरी व्यक्तियों से जमीन को बचाना ही काफी नहीं, बल्कि जमीन को बंजर होने से बचाने के लिए और बंजर पड़ी जमीन को प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में भू कानून लाने की जरूरत है। सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि भूमि को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। विकास कार्यों के लिए अन्य विकल्प देखे जाने चाहिए। कूजा एक्ट 1960 का यूज कर उस भूमि को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। चकबंदी को शर्तिया तौर पर भू कानून में शामिल किया जाना चाहिए। छोटे छोटे उद्योग धंधे सुदूर पहाड़ों में लगाने का प्रावधान होना चाहिए। रोजगार, स्वरोजगार पैदा करने वाला भू कानून चाहिए।
माना कि सरकार एक सख्त भू कानून ले भी आई तो क्या कड़ाई से उसका पालन हो पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करिए।